उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अब मैं इस ई बुक अवन्य प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बुक के देकर के उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अरुण यादव जी से और माननीय अरविंद सैनी जी से, जो और इस सारे संकलन में अपने अरविंद सैनी जी ने जो भास्कर करें संयुक्त रूप से का कार्यकर्ता, वो सेवा के लिए तत्पर तैयार रहे। लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीने का सामान पहुंचाया, जो रास्ते में लोग जा रहे थे उनकी व्यवस्था की। संसार सारा हो रहा ओझल किनारा, सांस डर कर ले रहे हैं, विष घुला है हर नजारा, किंतु हम खुद को पुनः सुकरात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत करेंगे, फिर नई शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि इस ई बुक का अवलोकन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पुस्तक का अवलोकन करके करें। अनुरोध करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ जी से कि हमें इन दिनों में किए गए। अच्छा, ये वैसा है, दो हैं ये। हाँ, कोरोना काल,
ये वैश्विक महामारी, इसके प्रारंभ का अगर हम समय देखेंगे तो बहुत ही हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जो दौर बहुत भयावह था। अनिश्चितता, बीमारी कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचेगी, हम संभाल पाएंगे, कितनी संभाल पाएंगे, कैसे मानवता की स्थितियाँ होंगी, ये चिंता पूरी दुनिया में थी। और जो ही एक तरह से दुनिया के देशों ने और भारत ने भी लॉकडाउन करना शुरू किया तो पूरी मानवता के लिए भी एक तरह से जिंदगी ठहर गई थी। सब काम धंधे रुक गए थे, प्रवास रुक गया था। और ऐसी सारी स्थिति में एकदम बहुत सारे लोगों के लिए जरूरत आन पड़ी थी जो अपनी रोटी रोज कमा कर खाते थे, जिनके घर दूर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पहुंचना था। कहीं छात्र ठहर गए थे, कहीं प्रवासी मजदूर ठहर गए थे, कहीं कामगार ठहर गए थे। और ऐसे सारे समय में जहां समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने दायित्व संभाला, मैं उन वर्गों को भी बधाई देता हूं, उन लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं जो इस काम में जुटे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इस सेवा के काम में जुटी है। 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने समय का दान दिया, अपने साधनों का दान दिया। 1,16,730 कार्यकर्ताओं ने जहां पीएम केयर फंड में योगदान दिया, वहां लाखों लोगों ने सीएम केयर फंड में योगदान दिया। और केवल इतना ही नहीं किया कि अपनी जेब से कहां भोजन चला सकते हैं, कहां राशन बांट सकते हैं, कहां मास्क बांट सकते हैं, कहां सैनिटाइजर दे सकते हैं। बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि एक सेवा के अभियान को चलाया। एक दो विषयों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। मैं इस काम में लगा था। हमने 1 लाख सैनिटाइजर वहां मंडियों में बांटने का फैसला किया था। 2,000 से अधिक सेंटर बनाकर, जहां राज्य सरकार ने खरीद प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री जी की ये बड़ी दूरदर्शिता थी कि हम अनाज का एक एक दाना खरीदें और उनके नजदीक जाके खरीदें। तो झज्जर जिले में ये कैंपेन हमने लिया था कि हम हर मंडी में आने वाले को एक मास्क और एक सैनिटाइजर देंगे। सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी लोगों ने आके उसकी पैकिंग के लिए समय निकाला। मेरे हाथ में है ये सैनिटाइजर। लोगों ने रातों रात काम किए, विशेष अनुमतियां लेकर करें। हमारी एक एनजीओ है समर्था की, उन बहनों ने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाकर हमको दिए। जब कार्यकर्ता मंडियों के द्वार पर बांटने के लिए खड़े हुए तो आपको ध्यान में होगा कि झज्जर की सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट आ गए थे। एक दिन झज्जर की सब्जी मंडी और अनाज मंडी साथ साथ है। मुझे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि कल भी बांटने हैं क्या? मैंने कहा क्यों? बोला झज्जर की सब्जी मंडी में बहुत सारे कोरोना पेशेंट आ गए हैं। मैंने कहा कि समस्या ज्यादा गंभीर होगी तो क्या हम उसके निदान के लिए खड़े नहीं होंगे? मुझे उस बात की खुशी है कि अगले दिन भी कार्यकर्ता उसी तरह से सैनिटाइजर और मास्क लेकर मंडी में खड़ा हुआ था। ये जज्बा था। प्रवासी लोगों के लिए भोजन, अनेक लोग आकर खुद कि हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं, हम इसमें जुटना चाहते हैं, आपके सहयोगी बनना चाहते हैं। अपने आप लोग समाज के आकर कि हम इस प्रकार से सैनिटाइजर मास्क के इस काम में सहयोग करना चाहते हैं। ये इतना बड़ा सेवा का जो अभियान चला कि 1,46,00,000 भोजन के पैकेट, 13,47,000 राशन के पैकेट, ये इतना बड़ा जो अभियान चलाने में हम सफल हुए। समाज के विराट रूप का योगदान और कार्यकर्ताओं का अपना परिश्रम, कार्यकर्ताओं की मेहनत। 20 लाख से अधिक सैनिटाइजर, 21 लाख से अधिक मास्क, ये जो
देव दुर्लभ काम इस समय में किया है। मैं प्रशंसा करूंगा हमारी मीडिया टीम की, हमारी आईटी टीम की, कि उन्होंने इस सारे को एक लिपिबद्ध किया, उसकी एक ई बुक बनाई कि ये हम सबको सदा सदा के लिए प्रेरणा देती रहे, क्योंकि सेवा जो है वो परम धर्म है। इससे ऊपर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। सारे धर्म सेवा से, सारे धर्म के बाकी क्रियाकलाप उस सेवा से नीचे हैं। क्यों? क्योंकि इसी सप्ताह में हम दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जयंती मनाने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एकात्म मानव दर्शन के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, और उसमें उसको चारों चीजों का सुख चाहिए। शरीर का सुख भी चाहिए, मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और आत्मा का सुख भी चाहिए। शरीर का सुख आपको अच्छे भोजन से, अच्छी हवा से, अच्छे मौसम से मिल सकता है। मन का सुख आपको प्रशंसा से मिल सकता है। बुद्धि का सुख आपको जटिल प्रश्नों के समाधान से मिल सकता है। लेकिन आत्मा का सुख केवल और केवल सेवा से मिल सकता है। उसके बिना आत्मा का सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि तू का तू, जो मुझ में है वही तुझ में है, जो दृष्टा मेरे में है वही दृष्टा तुम में है, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुझ में है। और उस आत्मा को प्रसन्न करने का तरीका निस्वार्थ भाव से किसी की आत्मा को प्रसन्न करने का तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इसलिए आत्मिक सुख को इस समय जो हमारी टीम ने महसूस किया है, उसी की अभिव्यक्ति इस ई बुक में हमने की है। इसलिए ये बहुत सारे दल, राजनीतिक दल केवल वाणी सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में विश्वास करती है, विराट में परमात्मा को देखती है, समाज में ईश्वर को देखती है। उस विराट की सेवा के लिए इस समय उतरी जब जरूरत थी, और बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। मैं उन समस्त 90,000 कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ इस ई बुक के लॉन्चिंग के समय, जिन्होंने इस समय उस कठोर समय में परिश्रम करते हुए, उस समय में निकलते हुए जब लोग निकलते नहीं थे, जब निकलने में संकोच होता था, डर होता था, उस समय में निकलते हुए ये सेवा कार्य को अंजाम दिया। और मैं फिर से एक बार आईटी टीम की, मीडिया टीम की भी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने शब्दों में, फोटोग्राफ्स में, वीडियोज में इसको पिरोया और हमेशा हमेशा के लिए ये प्रेरणा का एक स्रोत बना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं इस ई बुक के लॉन्चिंग के मौके पर। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द हमें कहें, हमें प्रेरित करें। इस सारे समय में जिस प्रकार से सेवा में लगे रहे, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए तो भी सेवा का काम लगातार हॉस्पिटल में से भी और उससे पहले भी लगातार सतत रूप से करते रहे, तो निश्चित रूप से उनका भी जिस प्रकार का इस सारे समय में जो मैं कहूँगा कि डेडिकेशन है, वो हम सबको मोटिवेट करता रहा है। हमारे अनेक कैबिनेट के साथी भी, विधायक भी, सांसद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन कार्यकर्ता हुए, उन्होंने काम बिल्कुल नहीं छोड़ा। अहिर्निशम सेवा महे जैसे डाक विभाग का ये ध्येय वाक्य है, इसी तरह से मुझे लगता है कि उसी से प्रेरित होकर अहिर्निशम सेवा मही के मंत्र के साथ काम में लगे रहे हैं। तो हम सब की को भी उस नाते से इन सब लोगों ने प्रेरणा दी है जो इस समय में भी कठोर परिश्रम किया है। मैं चाहूँगा कि शब्दों से भी आप प्रेरित करें। सेवा ही परमो धर्म। मैं तो प्रत्यक्ष ये बात अनुभव के रूप में कह सकता हूं कि ऐसा पीड़ित व्यक्ति, जो वंचित व्यक्ति, जिसकी कोई सहायता की जा सकती है, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर, लगातार सार्वजनिक जीवन में करने का अनुभव रहा है। आज बहुत ऐसे लोग संगठन से जुड़े हुए मिलते हैं जो उन सेवा के कामों के माध्यम से उनकी कुछ सहायता जैसे बन पड़ी किया तो साथ जुड़े, आज भी वो साथ जुड़े हुए हैं। संगठनात्मक तरीके से भी मुझे 2010 में जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो दायित्व दिया और वो था अंत्योदय प्रकोष्ठ एक सारे देश का बना, उसका मुझे प्रमुख बनाया। हालांकि इस प्रकार के अंत्योदय प्रकोष्ठ का देश भर में ये प्रमुख बनाने का काम पहली बार ही उन्होंने किया, उससे पहले कभी ऐसा नहीं था। तो अंत्योदय का काम उस समय चलता है
बहुत से साथी कार्यकर्ता उस समय पूछते थे कि क्या बात है, आपको तो अंत्योदय का काम दे दिया, यानी ऐसा मान करके जैसे ये बहुत ही एक छोटा काम है, गौण काम है, हीन काम है, ये आपको क्यों दिया है, क्या गड़बड़ क्या हुई है। अब उनको इन बातों का जो पूछते हैं उनको उसका महत्व पता नहीं होता कि आखिर हमारे समाज में श्रद्धा का एक भाव ऐसे वर्ग में अपने आप खड़ा होता है जिनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए। तो उस निस्वार्थ सेवा का अपना एक जो महत्व होता है, मुझे वास्तव में 2010 से 2013 3 साल सारे देश भर में घूमे, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां उनके परिवार की ठीक प्रकार की जो संचालना वो भी नहीं होती थी, अभावग्रस्त होते थे, उनकी योजनाएं कैसे बनाई जाए। इसमें सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं, संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, और उसी के अनुभव के आधार के ऊपर आज हम देखते हैं शासन में आने के बाद कि पीड़ित व्यक्ति को क्या आखिर जरूरत है, उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, ये सरकार की योजनाओं से भी करनी पड़ती हैं। और संगठन के नाते तो हमारा ये मूल मंत्र होता ही है, हमारा संगठन का हर कार्यकर्ता, उसकी एक संवेदना होती है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा कैसे हरा जाए। ये संवेदनशील कार्यकर्ता की संवेदनशील यानी संगठन की संवेदनशीलता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल भावना है उससे जुड़े हुए लोग हैं, और आज संघ के भी यानी लाखों ऐसे प्रकल्प हैं जो सेवा के चलते रहते हैं। तो इस सेवा वास्तव में हमारा एक मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के नाते से हम काम करते हैं। कभी कभी सहज तरीके से जो काम मिल जाए वो करते हैं, और कभी कभी कोई आपदा आ जाती है, उस आपदा के समय सेवा का बहुत महत्व होता है। तो अभी ये आपदा आई, कोरोना का ये जो महामारी, ये एक आपदा है। तो इस आपदा के समय सरकारें भी काम कर रही हैं। आपने देखा कि बहुत सारी नई नई योजनाएं सब हमने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड बनाया, केंद्र की बहुत योजनाएं चली, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, फिर लेबर डिपार्टमेंट, व्यवसाय के नाते सब लोगों की इनकी पीड़ा, फिर भोजन, फिर राशन। प्रदेश में भी हमने वैसे ही किया। यहाँ भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड हमने बनाया, लगभग 290 करोड़ रुपया इसका इकट्ठा हुआ था। जो पिछला मैंने आंकड़ा लिया, अभी पिछले महीने भर से तो मैंने भी आंकड़ा नहीं लिया है कि और कितना उसमें जमा हुआ, क्योंकि उस समय तो डेली हम लेते थे, अखबारों में छपवाते भी थे। जहां आवश्यकता होती है उसका वो खर्च भी करते हैं, एक टीम बनी है, कमेटी बनी है, उसका निर्णय करती है। फिर जो माइग्रेंट लेबर की जो समस्या, जो धनखड़ जी ने सारा बताया, उनकी कितनी बड़ी समस्या ये थी लॉकडाउन के समय। तो वो सारी चीजें चलते चलते ये जो सेवा के कामों का, सेवा करने का स्वभाव है। वैसे एक कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल, सेवा करो और भूल जाओ। लेकिन इसमें एक दूसरा विषय रहता है हमेशा, सेवा करने वाले का मन का भाव को प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होता, लेकिन उस सेवा के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन ये जरूरी इसलिए होता है कि आने वाले नए लोगों को या जो इससे अभी जुड़े हुए नहीं हैं उनको जब जानकारियां मिलती हैं तो ये सेवा का संस्कार ट्रेवल करता है उनमें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में सामान्यतः पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन एक अच्छा काम, मैं बधाई दूंगा धनखड़ जी को, हमारे जो आईटी की टीम है पार्टी की, उनको कि उन्होंने ई बुक के नाते से ये डॉक्यूमेंटेशन किया है, ताकि इस पर एक बार बनाने में जो कुछ लग गया, अब इसके प्रसार करने में कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ई बुक है, इसको फैलाते चले जाओ, जितना फैलाओगे ये फिर वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगी, ये हम मेल भी करेंगे सबको। उस नाते से सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं लोग उसको फटाफट अपने तरीके से देखेंगे, करेंगे। कामों की एक जानकारियां लोगों को हो जाती हैं, 4 नई बातें और आगे आएंगी, वो भी इसमें जुड़ जाएंगी। तो ई बुक का एक सिस्टम ऐसा है कि इसको लगातार इसको अपडेट भी करते रह सकते हैं। तो ये ई बुक का जो आज ये लॉन्च किया है, इस अवसर पर मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, आईटी सेल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने प्रेरणा देने के लिए ई बुक का आज कार्यक्रम किया है, और ये प्रेरणा हमेशा सबको देती रहेगी, ये मुझे आपसे कहना है। बहुत दिनों के बाद प्रत्यक्ष आप लोगों से आज मिलना हुआ है, महीनों के बाद। 3 दिन पहले ऑनलाइन तो मिले थे, तो उस दिन तकरीबन जो विषय थे वो इन दिनों के पिछले 15 दिनों के सारे मैंने रखे थे, और मुझे लगता है कि 20-25 लोगों ने उसमें प्रश्न भी पूछ लिए थे, तो इसलिए वो कोई गुंजाइश
नहीं, सारे जितने आप लोगों ने पूछे सारे मैंने बताया। बीच में नहीं, कहीं नहीं रहे। अब आपका जो भेजने का सिस्टम कमजोर कैसे पड़ गया ये पता नहीं है। मैंने तो तीन नंबर दिए थे, तीनों पर मेरे पास 20 के लगभग प्रश्न आए और सबके सब उत्तर मैंने दिए। हाँ, थोड़ा उस दिन समय का जरूर था कि भी मुझे मेरे डॉक्टर्स जो है अभी भी टाइट रखते हैं थोड़ा। अभी हाँ, अभी भी मुझे कहा कि आप जा रहे हैं, आधे घंटे के अंदर आ जाना वापस। इसलिए अभी नहीं किया। 25 तारीख तक निगरानी रखेंगे वो, तो 26 को मैं एक बार सोचता हूँ दिल्ली जाऊंगा, कुछ अपने अधिकारियों को मिल के आएंगे, नमस्ते नमस्ते कराएंगे। बहुत लोगों से तो फोन से भी बात नहीं हो पा रही है। हमारे होम मिनिस्टर से तो मेरी 1 महीना हो गया बात नहीं हुई। अध्यक्ष जी से हो गई 1-2 बार, लेकिन वो स्वयं भी अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर का स्वयं का भी 2-3 बार बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा उनको। तो थोड़ा कुछ भी हो, बातचीत करने का एक लोड तो रहता ही है ना। विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे तो कोई ना कोई लोड हो ही जाएगा। और फिर देखिए, आरोग्य सेतु एक जनरल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मानो अभी भी मैं उसको खोल के देखूंगा तो उसमें ये आएगा कि 100 मीटर के अंदर अंदर आपके आसपास कितने लोग प्रभावित हैं, पॉजिटिव हैं, कितने लोग को ये डिटेक्ट हो चुका है। ऐसा एक मोटा मोटा आंकड़ा आता है। आखिर एक इन्फॉर्मेशन का एक सिस्टम है, तो एक अलर्टनेस तो उसमें आती है। तो मैं कई बार चंडीगढ़ अपने यहाँ निवास पर भी बैठे बैठे देखता था, तो 100 मीटर के अंदर कभी 2 लोग, कभी 3 लोग मुझे दिख जाते थे। 500 मीटर में कभी 100-150 दिख जाते थे। हाँ, 1000 में तो 1500-2000 लोग हो जाते थे। तो वो तो एक अलर्टनेस है। उसमें कोई एग्जैक्ट आपको पता लगता है कि भी आपके नजदीक आ गया और आते ही आपको अलार्म बज जाएगा कि भी आप इससे जरा दूर हो जाओ, ऐसा अलार्म नहीं है। देखिए, कोई कमी नहीं रही। कुल मिलाकर के कौन सी चीज का इम्पैक्ट क्या होता है और उसकी जानकारी जनता को कितनी होती है, ये बहुत पहले नहीं पता होता है। और बाद में इसका इम्पैक्ट कितना होता है कितना नहीं होता इसका, अब जैसे हमें ध्यान में यह है कि इसकी आवाज विरोध का स्वर पंजाब में थोड़ा पहले उठा था। हमारे यहाँ उसका कोई ऐसा स्वर उठा भी नहीं था। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन बातों की जानकारियां भी नहीं होती। ये तो प्रैक्टिकली जब उसका इम्पैक्ट कोई होता है या जब लागू हो जाती है चीज, उसके कुछ समय के बाद इसका एनालिसिस होता है कि इसका ये असर हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे विषय आ गया कि एमएसपी, मैंने उस दिन भी कहा एमएसपी लागू है, किसान को एक रास्ते पर एमएसपी मिल रही है, दूसरे रास्ते पर उसको पता नहीं है कि एमएसपी से नीचे मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। लेकिन हर किसी की जो बिक्री करता है जो व्यक्ति, उसकी इच्छा क्या होती है, कम मिले कि ज्यादा मिले। नहीं, उसकी इच्छा, जो बेचेगा उसकी इच्छा होती ज्यादा मिले। तो जब उसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं, वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो जहां ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा, मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा। बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको। तो इसलिए ये जो
एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना कि आप एमएसपी का कानून बनाओ। भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है। हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव में खरीदोगे। वो तो कंपटीशन में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब इसमें से अच्छी क्वालिटी की चीजें वो स्वाभाविक महंगी बिकेंगी। अब धान है, धान 1509 भी है, धान मोटा भी है, धान बासमती भी है। धान का एमएसपी मान लो 2000 है, लेकिन क्या बासमती कोई 2000 बेचेगा? नहीं बेचेगा। 1509 का रेट भी ऊपर रहता है, लेकिन आपको पता है कि एक बार 1509 भी डिमांड के कमी के कारण से, सप्लाई ज्यादा होने के कारण से वो भी एमएसपी से नीचे आ गया था। पार्लियामेंट की विधानसभा के अंदर मैंने घोषणा की थी कि हमारा भले 1509 उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1500 माना जाता है कि ये सामान्य धान की किस्म से ऊंची किस्म है। तो ऊंची किस्म हम एमएसपी पर क्यों नहीं लेंगे? हम एमएसपी पर हर प्रकार की धान, जब मोटा धान ले रहे हैं तो मोटे धान के अलावा बाकी तो सब उससे ऊपर है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली इंप्लाइड सेंस में एमएसपी सबके लिए लागू हो गया। यानी बासमती भी कल को अगर एमएसपी से नीचे जाएगा तो हम खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो खुली मार्केट में बिकेगा। देखिए, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई एकदम सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं होता। अभी तो हमें, मुझे लगता है कि चर्चा इस पर करनी पड़ेगी, लाठीचार्ज क्या होता है। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई, इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, कि 2 ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहां आपकी सीमा, यहां रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने, किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़ों में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको तूल दें। अब ये अलग बात है कि किसानों के हित में हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो बात ऐसी ही बोली जाए जो किसान को भी अच्छी लगे।